हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में आपका होगा मैराथन क्लास। लगभग इसमें 500 प्लस क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं। उसमें करंट अफेयर्स और जीके जीएस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम लगा हो उसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप एक साथ इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैराथन क्लास में अगर हम बात करें तो ये तीसरा है। इसके पहले 2 मैराथन हो चुका है। एक मैथ का भी मैराथन करवाया है और एक साथ जो है पूरा घटना चक्र के बुक टो सीरीज को जो है पूरा करवा दिया है। तो जिन लोगों ने चैनल पर जो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर एक साथ आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको सीधा 1000 प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वीडियो को देखिएगा पूरा एंड तक, तभी इसका फायदा आपको भरपूर तरीके से मिल पाएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। राग भैरव या राग भैरवी पारंपरिक रूप से दिवस किस समय गाया जाता है ये बताना। राग भैरव, तो राग भैरव की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है। किस मतलब कब गाया जाता है, किस समय गाया जाता है ये बताना है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, राग भैरव जो है ये गाते हैं हम बहुत सुबेरे सुबेरे, ठीक है, सुबह सुबेरे। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी और कौन से राजपूत के अधीन बनी थी। तो दिल्ली जो बनी थी वो तोमर राजपूतों के अधीन जो है एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी पहली बार। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा जो है 1885 में किया गया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही इसके लिए, तो इसके लिए सही है ए ओ ह्यूम, मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किया गया था। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ने क्या प्रस्तुत किया था जो प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा डी पार्ट। द्विशासन की व्यवस्था का प्रयोग किया, मतलब इन्होंने 1919 में ये जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हमेशा लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था। तो यह स्लोगन जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है। तो पाक जल डमरू मध्य जो होता है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुसान बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। बुसान बंदरगाह की बात करते हैं तो ये दक्षिण कोरिया में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से अगर देखा जाए तो ब्राजील से नहीं गुजरती। कर्क रेखा बहुत सारी रेखाओं बहुत सारे देशों से गुजरती है। इसमें आपका मैक्सिको हो गया, भारत है, म्यांमार है, ठीक है, और बहामास है, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, म्यांमार हो ही गया, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और साथ ही साथ ताइवान से होकर गुजरती है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्राजील से होकर नहीं गुजरती। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है। तो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट जो है वो है क्षोभ मंडल, मतलब कि ट्रोपोस्फियर इसको कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है। आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं आनुवांशिक क्षमता। क्या कहते हैं, आनुवांशिक क्षमता। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए वो एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यकता की अवधि कितनी होती है। तो इसके लिए आवश्यकता होती है 10 साल की। आंसर हो जाएगा क्या, बी पार्ट, 10 साल, ठीक है। इनमें से किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में है। टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं कितनी है, 80 है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। खान सुरक्षा विभाग भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो खान सुरक्षा विभाग, द डिपार्टमेंट ऑफ माइन सेफ्टी कम्स अंडर व्हिच सेंट्रल मिनिस्ट्री इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है 64 में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वायुमंडल दाब हम बैरोमीटर से मापते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने किया था, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, जो कि स्वीडन के जैव रासायनिक वैज्ञानिक थे। 1869 में इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। अपवर्तनांक की एसआई मात्रक बताना, ठीक है। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो इसका हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, अपूर्णांक का क्या होता है, कोई इकाई नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 अब देख लेते हैं। इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, चलिए दिया गया यहाँ पे कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करिए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो बताना इनमें से कौन सा कथन सही, 4 कथन इसके बारे में दिया गया है और कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहला देखते हैं, दिया गया एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वो है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई, जो कि सही है। वह उधार देने के साथ ही शेयर बाजार में निवेश करते हैं, भी सही है। प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये किसका प्रणाली, भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और खुद पर तैयार किए गए चेक जारी नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। और उपभोक्ताओं से सभी प्रकार के जमा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे समय जमा और मांग जमा, तो ये गलत है, ये प्राप्त नहीं कर सकते। तो सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। दिया गया इस तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधि नहीं है। इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधि नहीं है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आय विधि होती है, व्यय विधि होती है, वैल्यू एडेड विधि होती है, लेकिन आयात निर्यात विधि नहीं होती, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, यूएसबी से क्या मतलब है। यूएसबी कंप्यूटर टर्म में यूएसबी का अर्थ क्या होता है, सीरियल बस स्टैंडर्ड, ये एक सीरियल बस स्टैंडर्ड है, आंसर डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 70, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने या नाजुक सिस्टमों को ध्वस्त करने के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइबर टेररिस्ट। क्या कहते हैं, साइबर टेररिस्ट कहेंगे, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, 1887 में इसकी स्थापना किया गया था, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका बी पार्ट, मेरठ में बनाया गया। ठीक है, मेरठ में निर्माणाधीन है, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद रिहान, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह नियुक्ति जो है 3 साल के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2024 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है संजय कुमार मिश्र। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है जेनी एरपेनबेक। ठीक है, एरपेनबेक को सम्मानित किया गया है। और अनुवादक माइकल हाफमैन को भी दिया गया है कथा साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से इन दोनों को सम्मानित किया गया, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए अब जीएस क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित। ठीक है, 51 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन हो चुका, अभी 50 क्वेश्चन और देखना, इसलिए वीडियो से जुड़े रहेगा इंडिया तक, तभी इसका भरपूर फायदा मिल पाएगा। जीएस का 25 क्वेश्चन देखने के बाद हम 25 क्वेश्चन मैथ के देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 51 की अगर हम बात करते हैं, तो अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित, तो अजंता की जो चित्रकारी, अजंता गुफाओं की चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसमें से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इनमें से अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा वो वारेन हेस्टिंग्स था, आंसर डी ऑप्शन। ये 1773 से लेकर 1785 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, इसके समय में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था और 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना भी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां पर किया था, तो कुंवर सिंह के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था बिहार में किया गया था। ठीक है, तो बिहार का आरा जिला जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा किया था कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 में देखते हैं तो डी पार्ट 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें इन्होंने घोषणा किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बम डालने के लिए भगत सिंह का साथ किसने दिया था, केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बम डालने के लिए भगत सिंह का साथ जो है इनमें से बटुकेश्वर दत्त ने दिया था, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कब फेंका था बम, तो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा रेंज कहाँ पर स्थित है,
तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी श्रीनगर यानी जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है? इनमें से जम्मू और कश्मीर से होने वाली बहने वाली नदी जो है वो है झेलम नदी, आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील किसकी उपज के लिए जाना जाता है? तो सांभर झील से बहुतायत में नमक निकाला जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र जो जैव विविधता हॉटस्पॉट नामित नहीं है वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो हो जाएगा इसमें से पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट में नामित नहीं, बाकी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, इस प्रकार जो है चार इतने हैं जो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं, ठीक है मतलब है संख्या 4 है, तो ये पूर्वी घाट उसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वो कौन सी परत होती है? अब ऑप्शन दिया गया कौन से मंडल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी पार्ट, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। आधार बिल 2016 को लोकसभा में कैसे प्रस्तुत किया गया था? तो आधार बिल 2016 को यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो सन 2009 में गठित हुआ था, भारत सरकार का एक प्राधिकरण है जिसका गठन जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध करवाना था। तो इसके द्वारा जो है अगर बात करें तो एक ये धन बिल के रूप में जो है इसको पेश किया गया था, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, निम्नलिखित में से किन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति जो कि संविधान सभा के अधीन एक संस्था है उसका नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किसके थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति संविधान के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एस सी मुखर्जी जो थे वो किसके थे? ये थे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंकर में दशमलव पद्धति के साथ प्रवर्तित नया पैसा कब पैसा बना? तो ये बना था वर्ष 1957 में, 1 अप्रैल 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई थी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये एक दूरी का मात्रक है। जब दूरी का मात्रक होता है कौन सी दूरी से मापी जाती है? इससे खगोलीय दूरी मापी जाती है, ठीक है, खगोलीय दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, तो इतना बड़ा इसका क्षेत्र रेंज होता है एक प्रकाश वर्ष है। तो ये इससे अधिकतर मतलब खगोलीय दूरी ही मापी जाती है, ठीक है। दूरी मापने की इकाई, सबसे बड़ी इकाई अगर दूरी मापने की तो वो होता है पारसेक। पारसेक जो होता है वो सबसे बड़ी दूरी इकाई की मापने होती है, दूरी की मापने की इकाई होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा इसमें से रोग होगा? तो उस रोग का क्या है? इजीली आंसर इसका घेंघा रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा धोने के सोडा के अणु में, क्रिस्टल के अणु में पानी की कितनी मात्रा होती है? तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 10 होता है, ठीक है, 10 मात्रा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में किस राज्य का पोषण अभियान के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, इसमें से कौन सा 67 में सही हो जाएगा? देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 67 का बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को इसमें पहला स्थान दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। मंत्रियों के समूह के पैनल का नेतृत्व किसने किया जिसने मजदूर अनुदान योजना को बनाने के लिए कृषि और मनरेगा को कौशल विकास योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए, इसे निगमित करने के लिए भूमि पूलिंग का प्रस्ताव दिया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 68 में हो जाएगा, ये थावर चंद्र गहलोत के द्वारा दिया गया था, ठीक है, थावर चंद्र गहलोत के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 69 दिया गया है। असेंबलर क्या है? अब ये कंप्यूटर के टर्म में पूछा गया, तो असेंबलर जो होता है एक मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है, ठीक है, मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है। निम्नलिखित शार्ट की का कौन सा सही क्रम कॉपी पेस्ट और कट आदेशों को दर्शाता है? तो कॉपी करते हैं कंट्रोल+C से, ठीक है, तो और इसके बाद दिया गया है पेस्ट, तो पेस्ट हम करते हैं कंट्रोल+V से, तो यहाँ कंट्रोल+V, यहाँ कंट्रोल+X, तो गलत हो जाएगा। और जो कट होता है वो किससे? कंट्रोल+X से करते हैं, तो बी पार्ट इसका राइट है, ठीक है। चलिए पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये जो है लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, इनसे इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर है? चीनी मिल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है खतौली मुजफ्फरनगर में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा ये 1933 से लागू है, ठीक है, खतौली मुजफ्फरपुर की त्रिवेणी चीनी मिल जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चीनी मिल है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में ईबू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ईबू ज्वालामुखी जो पड़ता है ये इंडोनेशिया में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया में लगभग 127 ज्वालामुखी हैं और ये अगर हम बात करें प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर भी स्थित है। आंसर इसका सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2024 में घोषित संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव किया। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? तो विश्व फुटबॉल दिवस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मई 2024 में व्हीटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी को। पूर्णिमा देवी अगर बात करें तो असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी है पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्हें व्हीटली फंड फॉर नेचर व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया मई 2024 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अब देखते हैं हम जीएस के क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अभी हम और 50 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए, जो अक्टूबर 2024 में हाल ही फिलहाल में रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है, तो इनकी मृत्यु के बाद मतलब निधन के बाद जो है किन्हें टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम की अगर हम बात करते हैं तो नया अध्यक्ष जो बनाया गया है वो उनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, तो इन्हें बनाया गया। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है इटली के हैं जैनिक सिनर, उन्होंने यूएस के टेलर फिट्स को जो है पराजित किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। नाम याद रखिएगा, जैनिक सिनर ने इस बार 2024 का यूएस ओपन जीता है। और महिला अगर देखा जाएगा यूएस ओपन में महिला की बात कर हम करते हैं तो वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये बेलारूस की हैं एरिना सबालेंका ने महिला एकल खिताब जो है जीता है यूएस ओपन का। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो 53 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 से 4 सितंबर 2024 को ये जो है राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। आंसर डी ऑप्शन राइट है। इसका थीम क्या था? थीम था विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। यह योजना कब शुरुआत किया गया था? तो यह योजना शुरू की गई थी 2014 में। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग के द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया था। अभी इसको 2026 तक स्पेंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? पूरा पाषाण युग के चरण की अगर हम बात करेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है पूरा पाषाण काल को, जिसमें आता है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो राइट आंसर डी ऑप्शन राइट है। कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का उदाहरण है और किस आर्किटेक्चर का उदाहरण है? तो कुतुब मीनार अगर हम बात करेंगे तो ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया गया था, इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंचा था, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया गया था। तो इसमें 3 सुल्तानों का हाथ रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 दिया, भारत की जनगणना पहली बार 1872 में किसके अधीन शुरुआत किया गया था? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुआ था वो मेयो के कार्यकाल में हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाए। मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 72 तक था और इसी ने 1872 में जो है प्रारंभ किया था। इसके बाद रिपन के कार्यकाल में 1881 में जो है नियमित जनगणना करवाई गई थी। तब से 81, 91 और इस तरीके से चलता आ रहा है। ठीक है, चलिए भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस स्थिति को अंगीकृत किया गया था? अब अंगीकृत की अगर हम बात करेंगे तो संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर है। अंगीकृत की बात करेगा तो ये हो जाएगा और यह पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा, जो कि ये अगर हम बात करेंगे तो ये इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में, ठीक है, अनुच्छेद 37 में ये बातें कही गई हैं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाए तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद है 157, उसमें इसके बारे में बातें कही गई हैं, ठीक है। 157 में क्या बातें कही गई हैं? 157 में, अनुच्छेद 157 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो, और दूसरा है वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तो 35 वर्ष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? किस नंबर पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत की बात करेंगे तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आंसर ए पार्ट, 7वां सबसे बड़ा देश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? काल बैसाखी अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज आंधी और भारी बारिश होती है, जिसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम राज्य में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ये लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। आंसर डी ऑप्शन है। बैलाडीला की खान कहाँ पड़ता है? दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है इनमें से? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पड़ता है? तो ये नवी मुंबई में, ठीक है, नवी मुंबई में ये जो है स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया गया कि विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है, कम होती है मतलब? तो यहाँ अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका बैगनी रंग की जो होती है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य अगर पूछ लेगा तो वो लाल हो जाएगा, ठीक है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक किसकी होती है? लाल की होती है। चलिए, माइकल फैराडे नाम से एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक मतलब इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज किया था? बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। कब किया था? तो इन्होंने 1825 में खोजा था। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगले 69 में हमें मिलान करना है। अपमिश्रक दिया गया खाद्य सामग्री, इन दोनों को मिलान करना है, ठीक है। पपीते के बीज क्या खाद्य सामग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पपीते के बीज से रिलेटेड है तो ये काली मिर्च से संबंधित होता है, ठीक है। बाकी अर्जिमोन जो अपमिश्रक होता है ये काली मिर्च से मिला सकते हैं। अर्जिमोन के बीज की अगर बात करेंगे तो ये सरसों के तेल के टाइप का होता है। डिटर्जेंट जो होता है ये दूध इसमें मिला सकते हैं, मतलब दूध में डिटर्जेंट मिला सकते हैं। पीला एनिलिक जो रंजक होता है ये हल्दी में मिलाया जाता है। तो इस तरीके से अपमिश्रक होते हैं इन सभी के। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, पहला का डी हो जाएगा। पहला का डी जो दिया गया है सिर्फ एक ही में दिया गया, तो सी पार्ट इसका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है? चिकनगुनिया जो होता है एक विषाणु जनित रोग है, मतलब कि वायरस जनित रोग है, और ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो एडीज हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट है। सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो सेब में सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या? बी पार्ट, ठीक है, हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या? बी। के जो होता है पोटेशियम को डिनोट करता है, तो आंसर बी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? तो यह आर्थिक से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम डेविड रिकार्डो महोदय थे, उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन है। गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये दोनों जो आते हैं ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। आंसर ए पार्ट राइट है। आंसर क्या है? ए पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार रथ यात्रा हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये भारत में हिंदू समुदाय के द्वारा भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार अर्थात जगन्नाथ रथ यात्रा प्रतिवर्ष पूरी जिले के उड़ीसा राज्य में जो है मनाते हैं, और ये त्योहार जो है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। तो पूरी उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो देखिए श्री राम जो मंदिर है उसके मंदिर की वास्तुकला की अगर बात करें तो नागर शैली में डिजाइन किया गया है, और ये इसके वास्तुकार कौन है? तो गुजरात के हैं चंद्रकांत भाई सोमपुरा। उनका नाम क्या है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा, जो कि उसके मुख्य वास्तुकार हैं। और किस शैली पर बनाया गया? तो नागर शैली पर बनाया गया, ये जरूर याद है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि बचा है
जीएस के। चलिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, उस योजना का नाम क्या जिसे वर्ष 2018 में पोषण अभियान के रूप में जो है नाम दिया गया है। तो पोषण अभियान के रूप में नाम दिया गया था 8 मार्च 2018 को सरकार के द्वारा, जिसका राष्ट्रीय पोषण मिशन करके शुरू किया गया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया, पोषण अभियान। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो था वो था मृतकों का टीला। ठीक है, आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जो था ये मुस्लिम विद्वानों के एक समूह को संदर्भित करता था। तो ये विद्वान धर्मशास्त्री या न्यासी शास्त्री होते थे। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल किया था। तो ये किया गया था 1882 में रिपन के द्वारा। कब किया गया था, 1882 में रिपन के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र संवैधानिक निकाय इनमें से नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं, ये है एक संवैधानेतर संस्था जो कि 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है एक जो है संकल्प के द्वारा इसको स्थापना किया गया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय फूल की अगर हम बात करते हैं तो वो है कमल। आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। आंसर डी ऑप्शन राइट है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, यह बताया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं के संबंध में प्रावधान है। चलिए, जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो ये समाप्त की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्ष 1957 में गठन हुआ था और इसको जो है अक्टूबर 2019 में भंग कर दिया गया। तो अक्टूबर 2019 इसका राइट आंसर है। भारत किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है। तो देखिए भारत अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा जो है वो बनाता है बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा टच होती है। चीन के साथ अगर देखते हैं भारत का तो 3488 किलोमीटर सीमा टच होता है। पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर की सीमा नल्ला पाकिस्तान के साथ टच होती है सीमा। इसके बाद नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर की सीमा टच करता है। इसके बाद म्यांमार की भी जान लीजिए 1643 किलोमीटर की सीमा टच होता है। ठीक है, फिर भूटान आ जाता है। भूटान में 699 किलोमीटर की सीमा टच करता है भूटान के साथ, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो सबसे लंबी किसकी होगी, बांग्लादेश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है। किस प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है पंजाब। तो पंजाब राज्य की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, और उपजाऊ मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा ए पार्ट। यहाँ पे गेहूं धान सबसे ज्यादा जो है खेती की जाता है, गेहूं सबसे ज्यादा परसेंटेज में उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है। अब हरित क्रांति में कुछ सकारात्मक प्रभाव तो कुछ उसके नकारात्मक भी प्रभाव थे। तो यहाँ पे भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत, इन तीनों में से बताना है कि क्या क्या नकारात्मकता के क्षेत्र में जो है आता है हरित क्रांति के संदर्भ में। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी पार्ट। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा जो आता है तीनों नकारात्मक प्रभाव बनाते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन सही है। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है। तो सीमेंट में मौजूद अनुमानित सिलिका की मात्रा, अब देखिए सीमेंट में मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना के साथ चूना मिलाया जाता है, और सीमेंट में सिलिका के अनुपात 17 से 25% के बीच होता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है। शेरशाह सूरी मार्ग जो है ये एक 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, और यह सड़क सोनार गांव जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, और ये काबुल को यानी कि अफगानिस्तान से जोड़ती है। तो ये दिल्ली और अमृतसर से होकर भारत में गुजरती है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस मोमबत्ती का ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा। किसी मोमबत्ती के ज्वाला के पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो होता है उसका रंग कैसा होता है ये बताना। आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें जो उसका बाह्य क्षेत्र है वो कैसे रंग में जलता है ये बताना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर क्या है, तो ज्वाला के अगर दहन करेंगे उसको जलाएंगे तो उसके बाह्य क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र में रंग जो होगा वो गर्म ऑक्सीजन युक्त नीला होता है। तो यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, कोयले का जलना किसका एक उदाहरण है। कोयले का जलना जो होता है ये एक संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है ये जो है रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अपक्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में विलय है? तो विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बी एंड सी, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में विलय होती हैं, घुलनशील होती हैं। तो बी एंड सी हो जाएगा, सी राइट आंसर है। बाकी सारी जो विटामिन है ए, डी, ई और के, ये सभी फैट में घुलनशील होती हैं। चलिए, एचआईवी वायरस किसको नष्ट करता है? जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। तो एड्स जो होता है, एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। और इसका कारक जो होता है वो एचआईवी होता है, यानी कि एचआईवी वायरस होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जिसको कहते हैं। तो ये जो होता है, ये वाइट ब्लड वेसल्स मतलब वाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं उनको जो है, यानी कि उसमें जो लिम्फोसाइट होता है उसको नष्ट करता है, जिससे क्या होता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर लिम्फोसाइट से ही। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? खाद्य श्रृंखला में अगर हम देखते हैं तो तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और इसके बाद द्वितीयक सेकेंडरी होता है। तो यहाँ अगर देखते हैं तो तीसरा उपभोक्ता, देखिए तो पौधा जो होता है वो क्या होता है, उत्पादक होता है। और उसका बाद फिर प्राथमिक उपभोक्ता, उसको कौन करती है, तितली करती है। और तितली को कौन खाता है, चूहा, तो ये दूसरा हो जाएगा। और चूहा को सांप खाता, तो इसमें से सांप हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे प्राथमिक क्षेत्र जिसमें आपका आ जाता है कृषि से संबंधित क्षेत्र और खनन और उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र जिसमें आपका निर्माण, विद्युत, गैस विनिर्माण आते हैं। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, सेवा आ जाते हैं। तो ये सभी योगदान से संबंधित है। ठीक है। तो ये सभी, तो जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इसका करेक्ट है। चलिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना पीएमईजीपी भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ये योजना है, और इसको शुरुआत किसके माध्यम से किया गया था? तो ये लघु, सूक्ष्म और मध्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के शुरुआत वर्ष 2008 में शुरुआत किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? कथक शब्द जो होता है, कथक अगर हम बात करें तो नृत्य मतलब है, शास्त्रीय नृत्य है, और ये कथा शब्द से उत्पत्ति हुआ है। ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है। और कथक शब्द का शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के कहाँ पर? कन्याकुमारी में। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? तो ये दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी कौन है? ये कांतारा मूवी आई थी उसके जो है मुख्य अभिनेता थे, कांतारा मूवी के। तो इनको जो है क्या चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन को चुना गया है फिल्म तिरुचित्रबलम के लिए। ठीक है। और मानसी पारेख को चुना गया है फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था? तो ये भूस्खलन जो हुआ था केरल के वायनाड में, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसमें 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलिए, मार्च 2024 में किसी ने लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो वो उनका नाम क्या है? तो दूसरे लोकपाल के अध्यक्ष मतलब दूसरे अध्यक्ष बने हैं लोकपाल के, उनका नाम है पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन है। ये अभी लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इन्होंने पिनाकी चंद्र घोष का स्थान ग्रहण किया है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते चैनल को, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, सिर्फ आते हैं देख के चले जाते हैं। ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग लाइक करेंगे तो हमें उससे जो है क्या है, प्रोत्साहन मिलता है, हम और वीडियो करने के लिए उत्साहित होते हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू। 51 नंबर क्वेश्चन थे, देखेंगे। अब आगा आपका जीएस के क्वेश्चन, बस हिंदी, इसके बाद खत्म। 51 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था, ये बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 33वां ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ है, भारत पदक तालिका में कौन से स्थान हुआ? ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 जुलाई से लेकर 2024 से लेकर 11 अगस्त तक जो है चला था, 2024 तक। और ये कहाँ हुआ है? पेरिस में। ये भी याद रखिएगा, पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। ठीक है। अब इसमें जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीता है। कितने पदक? 6 पदक। 6 पदक में एक है सिल्वर, 6 पदक में एक है सिल्वर, बाकी 5 जो है कांस्य है। ठीक है। एक है सिल्वर, बाकी 5 कांस्य है। इस बार
स्वर्ण पदक एक भी नहीं आया। तो पदक तालिका में अगर देखा जाए तो भारत का 71वां रैंक है। भारत का कितना है? 71वें स्थान पर है। और अगर हम बात करें पहले स्थान पर, तो यूएसए यानी कि अमेरिका है। अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदक जीता है। कुल अगर देखा जाए तो 126 पदक जीतकर पहले स्थान पर हासिल किया है। भारत का स्थान 71वां है। तो ये चीजें कुछ मोटा मोटी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कहां भारत के 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा आइजोल, जो कि यह पड़ता है मिजोरम में, तो यहाँ पे उद्घाटन किया गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री युवा कार प्रशिक्षण योजना शुभारंभ कहां पर किया? तो यह किया गया जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह शुभारंभ मुंबई में किया गया। आंसर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल जनगणना 1992 में हुआ था। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख किया गया है? तो 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको यह युद्ध का वर्णन मिलता है। यह लड़ाई परसुड़ी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 56 नंबर क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता जो आया था निम्नलिखित में से किस देश का था? ये इब्न बतूता जो था ये किस देश का मूल यात्री थे? तो ये था मोरक्को का निवासी। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भारत जो है तुगलक के शासन काल में 1333 ईस्वी में आया था। चलिए, वो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत कहाँ से किया था? तो कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 ईस्वी में ये किया गया था, जो कि जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। तो बंगाल बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल बिहार। आंसर बी ऑप्शन सही है। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? संघीय कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो ये भाग 5 में है। भाग 5 के अध्याय 1 में अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, ठीक है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार के संबंधित चीजें हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 6 में राज्य का प्रावधान है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात कर देंगे तो राष्ट्रीय धरोहर पशु की बात करेंगे तो हाथी है। आंसर बी पार्ट। इसे 2010 में जो है हाथियों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए उन्हें राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था, ठीक है, सरकार के द्वारा। चलिए, भारत की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? भारत की पार्लियामेंट जो होती है उसको संसद भी कहा जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है। यह संविधान का अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में वर्णन किया गया। राज्य विधानसभा के 2 सत्र के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? तो राज्य विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 174 में राज्य विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन के बारे में जानकारी दिया गया है। इसमें क्या है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। तो इस प्रकार राज्य विधानमंडल के 2 सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। तो आंसर हो जाएगा अधिकतम 6 माह, यानी कि ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ी है, नीलगिरी की जो पहाड़ी है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और इसके बाद केरल, इन तीनों राज्यों में विकसित है, फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोद्दा बेट्टा नाम से जाना जाता है। पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो पंजाब राज्य ये हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी। पंजाब राज्य की मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी है और भारत का अन्न भंडार इसे इसी कारण कहा जाता है। हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसल और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा इन 2 फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो हरित क्रांति में जो 2 फसल थे वो था गेहूं और चावल। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र जो है एरी एल्युमिनिया संयंत्र है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मुरी जो है वर्क्स ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की पहली एल्युमिनियम रिफाइनरी जो 1948 में जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा अवधि था? तो यहाँ प्रश्न में देखेंगे तो 1951 से लेकर 81 तक,
की अवधि जो थी जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। आंसर ए पार्ट राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। किसी तरंग की आवृत्ति उसके किसके व्युत्क्रम होती है बताना है। तो देखिए दोलन करने वाली जो वस्तु होती है 1 सेकंड में जितने दोलन करती है वो उसकी आवृत्ति होती है और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर होता है 1/t, मतलब आवर्तकाल के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो आवर्तकाल इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कॉलम 1 को गैस है, गैस को गंध के साथ सम्मिलित करना है। कॉलम 1, कॉलम 2 CO2 गैस। CO2 गैस किस प्रकार की गैस होती है, तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक रंगहीन गैस होती है और ये गंधहीन गैस होती है। तो CO2 का A का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है H2S। H2S मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस जो होती है रंगहीन गैस होती है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। तो B का हो जाएगा 1। और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ये रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। तो इस तरीके से C का 3, तो A का 2, B का 1, B का 1, C का 3। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, विटामिन ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो है चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस जिसको कहते हैं, इसके कारण होता है। तो यहाँ पे ये वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीवों के लिए अंतिम स्रोत जो है वो है सूर्य। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है। तो देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो चक्रीय बेरोजगारी जो है ये समग्र बेरोजगारी का वो घटक होता है जो सीधे आर्थिक उत्थान और मंदी के चक्करों से उत्पन्न होती है। ये आमतौर पर मंदी के दौरान बढ़ती है तथा आर्थिक विस्तार के दौरान घटती है, अर्थात यह किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम होता है। चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो यह वर्ष 2015 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है या किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला जो है राजस्थान राज्य में लगता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। FDI का फुल फॉर्म बताना। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जो कि दिया गया है सी पार्ट में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। FDI। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी, ठीक है। बौद्ध परिषद, तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी कौन से शहर में आयोजित किया गया था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी 250 ईसा पूर्व में हुआ था और ये पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। इसका अध्यक्ष का नाम था मोगलपुत्र तिस, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 52 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसी ने भारत का दौरा किया था। तो यह किया था फाहियान के द्वारा, ठीक है। फाहियान आया था, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसमें से कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा इनमें से उत्तर प्रदेश में होकर नहीं गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य है, तो गुजरात उसमें आ जाता है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद इसमें आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाता है झारखंड, ठीक है, झारखंड यहाँ से राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपके आ जाता है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, फिर आ जाता है मिजोरम। तो इतने राज्यों से, मतलब टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें उत्तर प्रदेश आपका नाम नहीं आता, ठीक है। इसको आप एक मित्र पर गमछा झार इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र मतलब मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पर मतलब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार मतलब झारखंड। तो इस तरीके से आप याद रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। हिंद महासागर, तो वो नहर का नाम है स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जो कि मिस्र की नील नदी की घाटी के निचले भाग की सिनाई प्रायद्वीप से पृथक करती है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेज नहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी
भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिकारी भाषाओं में से नहीं है इनमें से। तो संस्कृत है, संथाली, कश्मीरी है, फारसी भाषा उसमें नहीं होगी, ठीक है, तो फारसी भाषा हो जाएगा, ठीक है। टोटल 22 भाषाओं का उसमें उल्लेख किया गया है, इसमें से फारसी भाषा उसमें से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है इनमें से। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपका आ जाता है दुग्धालय, ठीक है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में और कृषि आ जाता है, वानिकी आ जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पशुपालन आ जाता है, पशुपालन, इसके अलावा आपका आ जाता है इसमें खनन, तो ठीक है, तो ये दुग्धालय भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आ जाता है, तो विनिर्माण आ जाता है, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है, विनिर्माण। और तृतीय क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो उसमें आपका सेवा क्षेत्र आ जाएगा, जैसे कि व्यापार हो गया, ठीक है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य बीमा आदि सभी जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। OECD का मुख्यालय है, ये आपका पेरिस में पड़ता है, ठीक है, फ्रांस में पेरिस में पड़ता है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 35 है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और फ्रांस के पेरिस शहर में इसका जो है मुख्यालय स्थित है, ठीक है। चलिए, मिश्र धातु, गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है। तो गुलाब सोने में मतलब जिसको रोज गोल्ड कहते हैं, इसमें सोने के अलावा तांबा शामिल होता है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को जो नाम था वो था संयुक्त प्रांत, ठीक है, क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय की एक प्रशासनिक इकाई बनी थी। 1950 में नए संविधान लागू होने के बाद ही 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया और 24 जनवरी 1950 को भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया गया, 24 जनवरी को। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। चलिए, ब्यास नदी का प्राचीन नदी नाम क्या था, तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, बिपाशा। ब्यास जो नदी है प्राचीन नदी, उसका नाम क्या है, बिपाशा, ठीक है। चिनाब नदी कुछ जो है चिनाब नदी को अश्किनी नदी कहा जाता था, रावी नदी को परसुड़ी नदी कहा जाता था, झेलम को बितिस्ता कहा जाता है, ठीक है, बितिस्ता, और ब्यास को बिपाशा, सतलज को सतुद्री कहा जाता था। तो ये पुराने कुछ नाम थे। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था प्राचीन भारत की बौद्ध कला और वास्तुकला का प्रसिद्ध नमूना है, जो कि सातवाहनों के काल में किया गया था। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण जो हुआ था, यह हुआ था शाहजहां के काल में, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था उस समय, तो उस समय वायसराय था जो है हार्डिंग। हार्डिंग के समय जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ताजमहल को बनाने वाले का नाम क्या था, तो उसका नाम था ईसा खां, ठीक है, ईसा खां, उस्ताद ईसा खां, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ईसा खां इसका राइट आंसर। चलिए, ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, गंगा नदी की कौन सी नदी इसमें से बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें से अगर देखेंगे तो यमुना हो जाएगा। यमुना जो है बाएं से नहीं मिलती है, गंगा से दाएं से मिलती है। गंगा की बाईं ओर सहायक नदियां जो है रामगंगा नदी है, गोमती नदी है, घाघरा है, गंडक नदी है और कोसी नदी है। और गंगा के दाहिने किनारे सहायक नदियों में यमुना नदी आता है और सोन नदी और दामोदर नदी आती है, ठीक है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर इसमें डी पार्ट है, केरल। केरल का लिंगानुपात 1084 है, ठीक है, 1084 है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न है, दीर्घ ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार कब आता है, दीर्घ ज्वार जो होता है ये पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। दीर्घ ज्वार जो समुद्र में लहर उठती है। पारिस्थितिक तंत्र की दो अवयव, पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, तो इसमें से अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। दो अवयव जो होते हैं जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक घटक जिसमें पेड़ पौधे जंतु होते हैं, और इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके पद्धतियों जैविक घटक को पोषक के आधार पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। मतलब उपभोक्ता की 3 श्रेणियां हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद इसमें एक अन्य जैविक घटक में अपघटक भी आते हैं, ठीक है। अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं, जल, वायु, मृदा, प्रकाश आदि होते हैं। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पार्थिव तंत्र का जैव भार मतलब बायोमास अधिकतम होता है, किसका इसमें से अधिकतम होता है, तो वो होता है वन का। ठीक है, वन का जैव भार जो होता है सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, कौन अधिकृत है, तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए महाधिवक्ता होता है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, यह अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, भारत के अनुच्छेद 165 में। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा। ठीक है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। लुप्त संख्या इसमें से ज्ञात करना है। ठीक है, लुप्त संख्या इसमें बताना है, इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुप्त संख्या, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करिए, ऑप्शन कुछ दिख रहा है। चलिए, इसमें बताना है कि लुप्त संख्या कौन सी होगी। अब 12, 3, 6, 5 ये पैटर्न के बजाय 63 आ रहा है, यहाँ पे 81 आ रहा है, ये पैटर्न मिला के, तो इसी पैटर्न को मिला के हमें बताना है कि इसमें कौन सा बीच में संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 12 - 5 अगर करते हैं, इसको घटाते हैं 12 - 5 तो 7 आ जाता है, और 6 + 3 कर देते हैं तो 9 आ जाता है, और 9 × 7 कर देते हैं तो 63 आ जाता है। इसी तरीके से 13 - 4 करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 7 आ जाता है, और 7 + 2 कर देते हैं तो 9 आ जाता है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा, 13 - 4 9 आएगा, और 7 2 ये दोनों जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 × 9 हो जाएगा 81। तो इसी तरीके से यहाँ पे पैटर्न लगाएं तो 11 - 6 हो जाएगा 5 × 8 + 5 होगा, यहाँ पे 8 5 13, तो 13 और × 5 बराबर 65 के, तो बीच में क्या आ जाएगा, 65 संख्या आ जाएगी, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अनुक्रम में अगला समूह का क्या होगा इसमें बताना है, सीरीज बताना है, ए बी बी सी डी जी एच और जे के एल। अब इसके बाद कौन सा सीरीज आएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए से बी जा रहा है +1 हो रहा है, फिर इसके बाद बी से बी 0 हो रहा है, बी से सी जा रहा है फिर +1, फिर सी से डी जा रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, फिर डी से ई आ रहा है +1 हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद ई से जी जा रहा है तो यहाँ +2 हो रहा है, फिर जी से एच जा रहा है तो +1 हो रहा है, फिर एच से के जा रहा है तो +3 हो गया, इसके बाद के से एल जा रहा है तो +1 हो रहा है, फिर अब यहाँ पे क्या होगा, एल से +4 जाएगा। ठीक है, +4 जाएगा तो एल से +4 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पी में +1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा क्यू आ जाएगा। तो पी और क्यू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पी और क्यू सीरीज में राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अज्ञात संख्या ज्ञात करना है, कहाँ पर ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या होगा संख्या, इन दोनों को पैटर्न को हमें मिलाकर बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पर देखते हैं 12 और 8 दिया गया, तो 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 हो जाता है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाता है, ये 80 आ जाता है। इसी प्रकार 16 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे 190, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 296 होगा। ठीक है, 7 और 7 7 49, 256 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 207। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे हम 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर 625, और 21 का स्क्वायर हो जाता है, 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 का स्क्वायर 625, और 21 का स्क्वायर इसमें हम कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, 21 का स्क्वायर हम इसमें घटा देंगे, तो ये जब घटाएंगे तो कितना हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो 25 का स्क्वायर - 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 184। तो राइट आंसर 184 हो जाएगा, ये पैटर्न इसमें लागू होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिया गया है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित संख्या युग्म दोनों संख्याएं से संबंधित है। तो 22:1 किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना। तो 22:1 को जैसे 22 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 कैसे लाएंगे, तो 2 अगर भागे 2 कर देते हैं तो ये 1 क्या आ जाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं 93:3, तो 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 इधर लिखा हुआ है, तो जो कि ये सही रूप से दर्शा रहा है। बाकी तो आंसर यही बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अब समान अध्ययन से। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश जो दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है महावीराचार्य के द्वारा। ठीक है, महावीराचार्य के द्वारा। तो आंसर बी पार्ट है। चलिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। मौर्य शासक अशोक ने जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची जो है कहाँ पर है? ये जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहा था, शासन किया था दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत पे तुर्क शासकों का शासन किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर इसने स्थापना की, इसके बाद 1210 तक जो है ये सुल्तान बना था। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है नमामि गंगे, नमामि गंगे। ठीक है, नमामि गंगे आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। चलिए, अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार इनमें से कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा वो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता को नापते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो इनमें से अगर हम देखते हैं तो संचालन समिति का जो है इन्होंने आयोजन नहीं किया था। संचालन समिति का जो है इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी, जबकि बाकी सारे अन्य समिति जैसे संघ शक्तियों की समिति की अध्यक्षता नेहरू के द्वारा, राज्यों की समिति, संघ संविधान की समिति, ये सभी जो है नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, संघ संविधान की समिति नेहरू के द्वारा और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उसकी अध्यक्षता। चलिए, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा डी पार्ट स्पेक्ट्रा। बुलेट प्रूफ प्रतिरोध वस्त्र बना कहा जाता है और इसमें अगर हम बात करें इसके बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग करते हैं और इसमें अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्र सील्ट को क्रेटन की तरह लेपित करते हैं, फिर पॉलिथीन फिल्म की 2 शीट्स के बीच इसको सील किया जाता है। तो इस प्रकार जो है बनाया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले रोग यहाँ पे खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या आंत्र ज्वर। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आंत्र ज्वर जो है यानी कि इसको क्या कहते हैं टाइफाइड, जो कि एक संक्रामक बुखार है और ये अगर हम बात करें तो ये जो है सेल्मोना टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन आंत्र ज्वर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, कंप्यूटर में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर टर्म में आईपी का फुल फॉर्म बनता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सी नहीं होगा, डी पार्ट होगा, डी पार्ट होगा आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो किया गया था ये किसके खिलाफ लड़ने के लिए हुआ था? तो ये हुआ था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, इसका गठन 1942 को किया गया था। इस सेना का गठन कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आईएनए के पास झांसी रेजिमेंट की रानी नामक एक अखिल महिला रेजिमेंट भी थी, जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना। चलिए, कृष्णा नदी की उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ से अगर हम देखेंगे कि तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट जो है पश्चिमी घाट श्रेणी में होता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 63 में हमें जोड़ों का मिलान करना। ठीक है, सूची दिया गया है, इसको मिलान करते हैं। पहले में 2012 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 बताना है कितना था। तो शिशु मृत्यु दर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो प्रति 1000 49 था। ठीक है, ये हो जाएगा पहला का। दूसरा इसके बाद दिया गया है 2010 से 2012 के बीच मात्र मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन पर कितना था? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 255। ठीक है, और इसके बाद जन्म भारत में जन्म दर 2011 में अगर देखा जाएगा प्रति 1000 तो 21.8 रहा था। तो इस तरीके से जान लीजिए इसको। ये जो डाटा दिया गया है राजस्थान का डाटा है। ठीक है, राजस्थान का, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन बी पार्ट से ही। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर कितना है? क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर कितना होता है? क्षोभ मंडल में सामान्य ताप जो पतन दर है वो 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर पर होता है।
मतलब प्रति 1000 मीटर पर जाएंगे तो आपको सामान्य दर ताप जो पतन होगा वो 6.5 डिग्री घट जाएगा। तो आंसर बी पार्ट राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है इनमें से? तो इनमें से सबसे ज्यादा श्रृंखला जो होती है वो होती है अपघटक की। राइट आंसर इसमें क्या है? राइट आंसर इसमें ए पार्ट सही है, अपघटक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक संविधान सभा की अगर पूछा जाएगा तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और ये नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अनंतिम अध्यक्ष चुना गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। 9, 2, 11 दिसंबर को हुआ था, जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 67, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो 67 का हो जाएगा आंसर ए पार्ट, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 67 के बाद इसमें देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से दिया गया है। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बनाया गया था पीसी महालनोबिस को। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 सदस्यीय समिति थी जिसमें डी.आर. गाडगिल और वी.आर. राव थे और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो 1991 में प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत की आय 8,650 करोड़ रुपए बताई थी तथा प्रति व्यक्ति आय 246 रुपए 90 पैसा बताया था। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका अगर हम बात करेंगे तो मुंबई में जो है हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन में अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाता है चीनी का पानी में घुलना। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। भौतिक परिवर्तन में प्रक्रिया को क्या होता है? उल्टी दिशा में दोहराया जाता है। मतलब चीनी को पानी में घोल सकते हैं, इसके बाद पानी को घोल को अगर गर्म करेंगे तो हमें फिर तुरंत मतलब क्रिस्टल चीनी मिल जाएगा। जहाँ पे दूसरी मतलब रिवर्स दोहराया जा सके उल्टी दिशा में, तो वो हो जाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन था? सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान जो था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पायनियर फर्स्ट था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू हुआ था? तो ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत किया गया था और इसे भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है लागू की गई थी। तो यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जीएस की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह दिया गया? ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जादू टोना तंत्र मंत्र ये किस वेद में बातें कही गई हैं? तो ये है अथर्ववेद में। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सारी चीजें कही गई। ठीक है, अथर्ववेद में 20 कांड है, 730 सूक्तियां हैं, 5987 मंत्र हैं और इसमें 1200 मंत्र, इसमें से अगर 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद के ही लिए गए हैं। अथर्ववेद में जो है मगध और अंग दोनों को जो है दूरस्थ प्रदेश इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट है वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो बाबर जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था पानीपत में। तो इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध इसको कहा जाता था, मतलब कहा जाता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो इस युद्ध में बाबर की सफलता हुई थी और इसमें इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में जो है अधिक होते हुए पराजित हो गई थी और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में ही मारा गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान था या कौन सा राजा था जो युद्ध में ही मारा गया? तो वो था इब्राहिम लोदी। और इसी तरीके से फिर बाबर ने क्या है मुगल वंश की जो है नींव डाली थी दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक किसके माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की है? तो प्रश्न में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किसका प्रावधान करता है? तो भाग 4 में क्या चीजें लिखी हुई हैं? तो राज्य के
नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कहाँ है, भाग 4 में बातें कही गई हैं, ठीक है, भाग 4 में। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 के काम में कहे गए। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है, मतलब विरोध। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 17 के अनुसार अगर देखा जाए तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो उसको जो है संविधान के अनुसार जो है उसका उन्मूलन कर दिया गया है, नष्ट खत्म कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। आंसर क्या है, बी पार्ट करेक्ट है, 30 वर्ष इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है इसमें से। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ए पार्ट है। मिलान करना है अगले क्वेश्चन में। चोटी है और उनकी ऊंचाई है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इसमें से देखा जाएगा तो मिलान होगा 8848 मीटर में है, ये सारी चीजें मीटर में है, ठीक है। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है, तो 8172 मीटर है। कामेत पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 7756 है। और अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8078 मीटर है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आज मतलब 1 का बी पहले में ही दिया गया, तो यही सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत। चलिए, कटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाई जाती हैं। तो कटीले वन और झाड़ियों की अगर हम बात करेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कटीले वन, झाड़ियाँ और कई प्रकार के घासें पाई जाती हैं, ठीक है। और आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर पश्चिमी भाग में। यहाँ पे अभी नया लेटेस्ट जो डाटा आया है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई है, अब अभी 8848, तो पहले था ही, अब इसमें 0.6 मीटर की बढ़ोतरी भी हो गई है, ठीक है। तो इतनी अभी एक्चुअल ऊंचाई हो गई है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारत की हरित क्रांति किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो वहाँ अगर हरित क्रांति में देखा जाएगा तो 1966-67 में जब शुरुआत हुई थी भारत में, तब उसमें जो है उच्च उपज वाली किस्म की जो बीजें थी वो उसने जो है अधिक भूमिका निभाई थी। और उसमें सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन किया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश का वो जिला आता है बालाघाट, जहाँ पे तांबे का उत्पादन मतलब अधिक होता है, ठीक है। अब अगर ओवरऑल पूरे भारत में देखेंगे तो तांबे के उत्पादन में 3 महत्वपूर्ण जिलों में झुंझुनू पहले स्थान पर आता है जो कि राजस्थान में पड़ता है, बालाघाट दूसरे स्थान पर और पूर्वी सिंहभूम झारखंड में पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो उसको कहते हैं शुक्र को। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं होता इनमें से। तो देखिए MS वर्ड 365 जो लेटेस्ट वाला है उसमें प्री साइज जो दिया गया है ये फॉर्मेटिंग का प्रकार नहीं है, तो आंसर यहाँ बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है, इसमें से सेरीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ रेशम के कीटों का वाणिज्यिक जो पालन होता है उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट। चलिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहते हैं। आंसर ए पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है इसमें से, तो जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग इसमें देखा जाए तो कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग मानी माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस का नाम है जो कि ये जीवाणु से संक्रमित होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए, रंग राजन समिति का संबंध किससे है, तो इसका गठन किया गया था 2012 में। रंग राजन समिति ये जो है गरीबी के आकलन के लिए इसका गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की थी 2014 में प्रस्तुत किया था, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है। गरबा जो होता है गुजराती लोक नृत्य है और ये जो होता है ये एक 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि में तो करते हैं। कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो कुंभ मेला और संगम ये दोनों प्रयागराज में लगता है, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा आंसर इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के संबंध में वाडा का क्या अर्थ है। वाडा मतलब होता है, वाडा जो है इसका अर्थ होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका नाम है, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। चलिए, जून 2024 में भारत
कि किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो साहित्य का शहर जो घोषित किया गया वो है केरल का कोझिकोड। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। मई 2024 में किसे भारत सरकार द्वारा देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। ठीक है, उनका क्या नाम है? पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु को, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर, उनको नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर। चलिए, फरवरी 2024 में किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। लाइक नहीं किया अभी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, दिया गया अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के सब्सक्राइबर वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। कितने मतलब वर्ष के बाद अटल पेंशन योजना प्रदान किया जाता है? तो अटल पेंशन योजना जो है ये 60 वर्ष के बाद प्रदान किया जाता है। और ये कब शुरुआत किया गया था? तो 9 मई 2015 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें वृद्धावस्था आय सुरक्षा करता है, 60 वर्ष के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77, महावीर स्वामी का जन्म, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार राज्य। ठीक है, बिहार राज्य के कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था? ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में जो 1757 हुआ था उसमें इसमें 1757 में युद्ध क्लाइव ने किया था। क्लाइव ने नेतृत्व करता रहा था प्लासी के युद्ध में। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाए कहाँ पे? ये सी पार्ट। चलिए, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1827 में हुआ था ज्योतिबा फुले का। ठीक है, और ये एक माली के घर में पैदा हुए थे। इन्होंने जो है गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी जो फेमस है गुलामगिरी, जो कि एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, गुलामगिरी। तो याद रखिएगा, गुलामगिरी इनकी फेमस पुस्तक है। और इन्होंने अपने जो संगठन था इनका सत्य शोधक समाज, उसके द्वारा जो है पाखंडी ब्राह्मण एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से भिन्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर जो है इन्होंने बल दिया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया? संस्कृत और शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार। कुल मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। और संस्कृत एवं शिक्षा का मूल अधिकार जो है ये 29-30 में आता है। तो आंसर डी ऑप्शन जगह 29-30। चलिए, भारत के संविधान के राजनीति निर्देशक तत्व के किस देश से ग्रहित किए गए थे? तो राजनीति के निर्देशक तत्व जो थे ये आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो यहाँ पे हो जाता है ये अनुच्छेद 141। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? तो दमन और दीव तक जो फैला हो, किस राज्य का न्यायिक अधिकार फैला है, यह बताना। तो 83 में क्या हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की, तो वर्तमान में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों पर है। इसमें से अगर देखा जाए तो बंबई उच्च न्यायालय का महाराष्ट्र, गोवा और दादरा और नगर हवेली पर, दमन दीव पर न्यायिक अधिकार क्षेत्र है। तो बंबई उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर क्या बन जाती है? तो भागीरथी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब यह गंगा नदी कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये कहाँ है? तो ये है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये पड़ता है भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ये मणिपुर राज्य में पड़ता है। मणिपुर राज्य में लोकटक झील जो है, लोकटक झील जो मणिपुर में, उसी का एक ये उद्यान क्या है? हिस्सा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलिए, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो हरित क्रांति के दौरान किसानों के द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में गेहूं और चावल की जो है उपज उपलब्ध थी। तो आंसर बी ऑप्शन।
कब शुरुआत किया गया था हरित क्रांति भारत में? तो 1966-67 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे। वर्ल्ड में देखेंगे तो उनके जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है जर्मनी के सहयोग से ये बना हुआ है उड़ीसा राज्य में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उद्घाटन इसका 1959 में हुआ था। 1959 में उस समय भारतीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने जो इसका उद्घाटन किया था। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत की जब बात करेंगे तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। आंसर इसका डी ऑप्शन है, समताप मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, एमएस एक्सेल 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फार्मूले को कॉपी करने और अन्य किसी सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है? तो इसमें से कौन सा वो रेफरेंस है? तो उस रेफरेंस का नाम क्या है? तो ये देखिए, किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूले को सेल रेफरेंस के लिए नए स्थान रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है, वो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या होता है? रिलेटिव सेल रेफरेंस। आंसर बी ऑप्शन है। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में एक प्रक्रिया द्वारा निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? तो पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में एक प्रक्रिया द्वारा निकलता है, जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपैरेशन। तो यह जगह यकृत ग्रंथि स्रावित करती है, जो पित्ताशय नामक एक थैली से स्टोर रहता है। तो यकृत ग्रंथ क्या निकालती है? यकृत ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे तो पित्त रस का स्रावित करती है, जो पित्ताशय मतलब कि गाल ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें एक थैली में स्टोर रहता है। ठीक है, पित्त रस जो होता है पीले या हरे नीले रंग का एक क्षारीय तरल होता है, जिसका पीएच मान 7.6 से लेकर 8.6 के मध्य होता है। ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो लगभग 92% क्या होता है? जल होता है। तो आंसर डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की एक बीमारी है? तो गलगंड की अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार की बीमारी है? 92 नंबर। तो ये एक गले का रोग होता है, जिसे घेंघा रोग भी कहा जाता है। और ये अगर हम बात करेंगे तो न्यूनता रोग है, जो शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन कमी के कारण थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है, तो ये थायराइड ग्रंथ की एक बीमारी हो जाएगी। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता? टीकाकरण के द्वारा इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा रोग है जो रोका नहीं जा सकता? तो 93 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, विटामिन B1 जो है, B1 इसको क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन। और ये अगर हम बात करें, यह विटामिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहयोग देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो थायमीन जो बेरी रोग है, यह क्या होता है? थायमीन विटामिन B1 से कमी से वृद्धि से रुक जाती है, भूख में कमी आ जाती है। विटामिन B1 में अनाज, दाल, यकृत और खमीर आदि पाया जाता है। चलिए विटामिन बेरी जो है, ये क्या है? रोग, और टीकाकरण के माध्यम से नहीं रोक सकते। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं? घरेलू आय, देखिए घरेलू आय की बात में दिया गया देश के सभी कर्मचारियों के द्वारा अर्जित आय, देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय। ठीक है, इसके बाद दिया गया देश के सभी उद्योगों का लाभ, देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय। तो 94 में जो शामिल नहीं है देश के घरेलू आय में, वो आपका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, जो डी पार्ट दिया गया देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय, ये शामिल नहीं होता। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम की अगर बात करेंगे तो ये आपके केरल राज्य की नृत्य शैली है। आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य शैली है केरल राज्य की। इसके अलावा कथकली भी केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, दशहरा उत्सव को किस नाम से जाना जाता है? तो दशहरा उत्सव को हम कहते हैं विजयादशमी भी कहते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं हर वर्ष 8 मार्च को। आंसर बी पार्ट है। सितंबर 2024 में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बबीता चौहान। ठीक है, ये अध्यक्ष बनाई गई हैं, आगरा की हैं। इनको राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, और इसी आयोग में चारू चौधरी गोरखपुर की और अपर्णा यादव लखनऊ की, इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो ये किया गया 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले में। तो आंसर बी पार्ट है। ठीक है, लातूर। अगस्त 2024 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गौरी गोथानकर। ठीक है, गौरी गोथानकर, इन्होंने मिस अर्थ इंडिया का खिताब 2024 का जीत लिया है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया
तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में अभी शेयर कर दिए, ठीक है। तो ये काम तीनों आपको करना है, बाकी हम काम सब संभाले हुए। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जीएस का क्वेश्चन हम करते हैं, और वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किया लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो भी कर दिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम। 51 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने है, 51 नंबर क्वेश्चन, और उसमें कहा गया कि टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। खेल से संबंधित जो हैं करंट अफेयर उसका मैं लाने वाला हूँ एक वीडियो में, पूरा कवरअप करा दूंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा, इसलिए नोटिफिकेशन चैनल का ऑन करके रखिएगा। तो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन का खिताब की अगर हम बात करेंगे तो ये जीता गया है महिला एकल का खिताब जो है ये जीता है ईगा स्विएटेक के द्वारा। ईगा स्विएटेक कहाँ की है ये भी याद रखिएगा, ये है पोलैंड की, ठीक है। तो इनके द्वारा ये जीता गया 2024 वाला ईगा स्विएटेक का। और इन्होंने किसको हराया ये भी याद रखिए, जैस्मीन पाओलोनी को हराया था। ये कहाँ की है जैस्मीन पाओलोनी, तो जैस्मीन जो है ये इटली की है, इटली की निवासी हैं, तो इनको जो है हराया था, ठीक है। और पुरुष फ्रेंच ओपन अगर देखा जाए पुरुष का एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो उनका नाम है कार्लोस, ठीक है। कार्लोस अल्कराज नाम है उनका, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। ये कहाँ है, ये कहाँ के हैं, स्पेन के। तो आपको इसमें ये चीजें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस कब मनाते हैं, तो हर वर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 का अगर थीम देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ष 2024 का थीम जो बना था वो था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इसका जो है इस बार का थीम रहा था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सिंकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया है, तो सिंकुनला सुरंग परियोजना किस राज्य में है ये, तो ये पड़ता है आपके लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 4.1 किलोमीटर की इसकी लंबाई है इस सुरंग की, जिसको जो है शुरुआत किया गया। कितनी ऊंचाई पर है, तो अगर देखा जाए तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर जो है बनवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर क्या है, पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो पहल योजना के तहत अगर देखा जाए तो ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था, तो 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था यह किस नदी के किनारे हुआ था ये बताना है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ये लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। झेलम या फिर इसको प्राचीन नाम है वितस्ता नदी कहते हैं, वितस्ता नदी अगर आ जाएगा तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे लड़ा गया था, इसे वितस्ता या हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, पोरस की पराजय हुई थी, सिकंदर जीता था। बंगाल के दोहरे शासन की व्यवस्था की नीति का जो है किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी, दोहरे शासन की व्यवस्था का जो सर्वप्रथम जो लाया था वो था क्लाइव, ठीक है। क्लाइव आंसर हो जाएगा। 1765 ईस्वी में से माना जाता है जिसकी शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दिया गया था, तो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की अगर हम बात करेंगे तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 राइट आंसर है। किसके लिए दिया गया था, तो इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत उस समय अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल के द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में इनके मौत की सजा सुनाई थी तीनों को, और 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई थी। जबकि बटुकेश्वर दत्त इसमें एक और शामिल थे जिनको काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है वहां पर उन्हें भेज दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर वर्णन किया गया है संविधान में, तो यह है 51 है, ठीक है। आज है 26 नवंबर डेट, और आज जो मनाया जाता है संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए और आपको ये बताना है कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, कमेंट करके। 51A में मौलिक कर्तव्य से संबंधित चीजें हैं।
मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करेंगे तो ये नागरिकों पर लागू होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का को जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। और वर्तमान में अभी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? जिसमें से ऑप्शन दिया गया भारत की संसद, भारत का विधि आयोग, भारत के राष्ट्रपति और विधि और न्याय मंत्री। इसमें से कौन सा करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 60 में अगर देखता है तो भारत के संविधान में एक अनुच्छेद 140 उसके अंतर्गत संसद को उच्चतम न्यायालय को आवश्यक जो है यानी कि सहायक शक्तियां प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया है। तो यहाँ देखा जाए तो किसको? भारत के उच्चतम न्यायालय को जो भारत की संसद है उसको शक्तियां दिया गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन से? तो इसका आंसर क्या है? सुकुमार सेन। ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल याद रखिएगा 1950 21 मार्च से लेकर 1958 19 दिसंबर तक रहा था। ठीक है, इनका कार्यकाल। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से नहीं वाले पर जरूर ध्यान देना है। गंगा की सहायक नदियों में आपको यमुना मिल जाती है, सोन है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। जबकि इसमें से एक दिया गया भीमा नदी जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। भीमा नदी जो है दक्षिण भारतीय नदी है, कृष्णा उसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक नदी, इसलिए डी पार्ट राइट हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में अंसी नेशनल पार्क, ठीक है, अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और काली, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। याद रखिएगा, अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। चलिए अगला प्रश्न है भारत दालों का किस क्रम में उत्पादक है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कौन से क्रम पर, ये बताएं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दोनों काम भारत के पास है। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है, दलहन के रूप में मुख्य रूप से अरहर, चना, मटर, मसूर आपकी पैदावार होती है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? एल्युमिनियम की अगर हम बात करेंगे तो इसके एल्युमिनियम संयंत्र की संख्या सबसे अधिक जो है वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों में शामिल कुछ कंपनियों जैसे कि नाल्को हो गया, नाल्को का नाम सुना होगा। ठीक है, और वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, ये सभी ओडिशा में ही पड़ते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? तो ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी आग्नेय सेल है। ठीक है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं यूजर्स को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा देती है? इनमें से तो वो है ऑनलाइन उत्पाद कहाँ पर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं? तो ई कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ई कॉमर्स। जैसे कि आपका ई कॉमर्स कंपनी कौन कौन सी है? जैसे अमेजन हो गया, ठीक है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा है, ये सभी क्या है? आपके ई कॉमर्स कंपनी जहाँ पे आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, रुडोल्फ लुडविग कार्ल वीचो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमिनस सेलुला प्रतिपादित किया था, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना था? ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। 1855 में इन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं गर्भ। ठीक है, गर्भ का मतलब होता है जन्म से पहले भ्रूण का विकसित रूप। माता के गर्भ से ही भ्रूण क्या होता है? भ्रूण जो है लगभग 9 माह रहकर पूर्ण विकसित होकर बाहर आता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया ऑप्शन हेपेटाइटिस, मलेरिया, फीलपांव, डेंगू। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हेपेटाइटिस जो होता है वो मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ये वायरस से होता है। ठीक है, वायरस जनित बीमारी है जिसके कारण यकृत मतलब कि लीवर में सूजन और जलन होने लगता है। मलेरिया जो होता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, डेंगू जो है, डेंगू का मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टी। ठीक है, एडीज एजिप्टी नाम है, एडीज एजिप्टी। ठीक है, तो ये हो जाता है।
और फील पाँव के लिए मच्छर जो जिम्मेदार है वो है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स ये नाम है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा काटने से होता है। चलिए, आलू में स्टार्च किसके साथ अपक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो आलू में जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ जब अपक्रिया करता है तो उसके बाद वो नीले रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। और इससे आलू में स्टार्च उपस्थित है, ये जो है क्या है, इस बात का ज्ञात होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तो किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो कि जीएनपी जिसको कहते हैं, उसमें से अगर पूंजीगत वस्तुओं का क्रय मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो सकल उत्पाद और विदेशियों के आय का योग, सकल उत्पाद और मूल्य ह्रास का गुणनफल, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कर्मा की अगर हम बात करेंगे तो ये आदिवासी नृत्य शैली है जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में करते हैं, जनजातियों के द्वारा होता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वाद्य यंत्र और संतूर के प्रतिपादक हैं इनमें से? तो उनका नाम क्या है? पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे। 10 मई 2022 को इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जी के जन्मदिन। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो ये शुरुआत किया गया था 2015 में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो किया गया था, ये आपके युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रदान करती है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी आपके जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज जो था सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया था, एक यूनानी राजदूत था। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। देश की ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव जो है किसने रखा था? तो ये जो रखा गया था 1904 में कर्जन के द्वारा। ठीक है, कर्जन ने रखा था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्जन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? तो ये आया था मार्च 1946 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके सदस्य में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। तो ये भी नाम याद रखिएगा, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक का प्रावधान किसके बारे में है? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये देखिए 25 से 28 तक आपका मूल अधिकार का एक प्रावधान है और इसमें 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान 25 से लेकर 28 तक करते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? इनमें से तो अनुच्छेद जो 54 है भारत के संविधान का, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, और विधानसभा के नामांकित नामित सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी पार्ट है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय और आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? ये बताना। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 में हो जाएगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई, शक्ति के बारे में बात कही है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के कितने नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 नगर निगमों को एकीकृत करना है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? इनमें से
तो उस नदी का नाम क्या है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, और गंगा नदी ही जो है सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसमें से तो नवेगांव, गुगामल, ताडोबा, बांधवगढ़। तो यहाँ अगर हम बांधवगढ़ देखते हैं तो ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? बांधवगढ़ जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? तो खरीफ की फसलों की कटाई की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए 3 प्रकार की फसलें भारत में उगाई जाती है, रबी, खरीफ, जायद। रबी की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। खरीफ की बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई इसकी अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, और इसके बाद जायद की फसलों की बुआई जो होती है मार्च अप्रैल में होती है, उसकी कटाई जो होती है जून तक कर लिया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को ने कितने सन में स्टील का उत्पादन शुरू किया था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड में स्थित है। और ये अगर हम बात करेंगे तो 1912 में यहाँ से स्टील का उत्पादन शुरू हो गया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को नापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को नापने की इकाई होती है इसमें से एंगस्ट्राम। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है? तो देखिए MS वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प जो है डॉक्यूमेंट की प्रिंट की जाने वाली कापियों की संख्या को निर्दिष्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? तो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा रॉबर्ट हुक। वह जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है विषमपोषी। क्या कहा जाता है? विषमपोषी कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से संचारी रोगों का इनमें से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो वह है मधुमेह। मधुमेह संचार के माध्यम से नहीं फैलता। ठीक है, अब संचारी रोग किसे कहते हैं? तो जो रोग होते हैं रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में दूषित भोजन, जल, वायु, संपर्क, कीटनाशक, जानवर आदि के कारण जो फैल जाता है उन्हें संचारी रोग कहते हैं। लेकिन मधुमेह एक ऐसा रोग है जो संचारी रोग नहीं है, ये दूसरे के माध्यम से नहीं फैलता। ठीक है, बाकी संचारी रोग में चेचक, खांसी, जुकाम, क्षय ये सभी आते हैं। चलिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? स्वपोषी की बात करेंगे तो देखिए स्वपोषी वह जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक पदार्थों से सौर ऊर्जा की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे हो गए। तो इसमें स्वपोषी क्या हो जाएगा? पौधा हो जाएगा। आंसर इसका 43 का ए पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो 44 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट मूल्य वर्धित विधि के नाम से जानते हैं। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। इन्होंने कौन सी नृत्य सीखा हुआ है हेमा मालिनी? तो 45 की आंसर की बात करेंगे तो इन्होंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इनमें से तो जाकिर हुसैन जो फेमस हैं वो किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है? तो तबला वादक हैं, तो प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो यहाँ आंसर तबला वादक हो जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा देश 2031 वर्ष विश्व कप की मेजबानी करेगा क्रिकेट विश्व कप की? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। भारत और बांग्लादेश करने वाला है। आंसर ए पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें आईफा अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है चुना गया है, पुरस्कार दिया गया है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चुना गया था रणबीर कपूर को। सर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है रणबीर कपूर को प्रदान किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है आलिया भट्ट को। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें 12th फेल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? तो राजकुमार विश्वकर्मा है जिन्हें मुख्य सूचना आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह हो जाएगा आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का खिताब जीता है? तो आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया इसमें से? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। किसको हराया था? तो हैदराबाद सनराइज को हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, तो दिया गया है कि जुलाई 2024 में पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन जो है 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? जीएस से क्वेश्चन है, फुल प्रैक्टिस सेट होना है, इसलिए इत्मीनान से बैठिएगा, पूरा 100 क्वेश्चन करके जाइएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में होना है, यह आयोजित किया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो जाएगा, मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, तो आप उसके लिए मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है करंट अफेयर का, तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सितंबर 2024 में किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? ठीक है, तो वित्त सचिव की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तुहिन कांता पांडे नाम है इनका, जिन्हें अभी नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों का संपर्कता प्रदान करता है? तो ये हुआ था वर्ष 2000 में शुरुआत, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना इसका जो है मेन उद्देश्य रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो सातवाहन वंश के शासक जो सतकर्णी थे, उस सतकर्णी प्रथम थे, उसके समय की राजधानी जो हुआ करती थी उसका नाम था प्रतिष्ठान। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में प्रशासनिक सेवाओं के रूप में जनक माना जाता है कार्नवालिस को। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कार्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। अंग्रेजों के द्वारा भारत सरकार की किस योजना अथवा अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? अगले क्वेश्चन बताना है। तो ये अगर हम बात करेंगे इसमें, देखिए कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसमें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन करके अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन, जो कि कब आया था? 1946 में। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था इनमें से? तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो वो शब्द है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या फिर इसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं, ये शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में हिस्सा नहीं था। इसको बाद में प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन किया गया, कब? 1976 को। ठीक है, तो उसी में जो है ये जोड़ा गया था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? राज्य के महाधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 में बातें कही गई हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में सरकार का मुखिया कौन है? इसमें से सरकार का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक उपाध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो देखिए सरकार का मुखिया की अगर हम बात करें तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का मुखिया जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र राज्य से होता है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक महाबलेश्वर पहाड़ी है, वहां से कृष्णा नदी उद्गमित होती है, निकलती है, और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कर्नाटक ऑप्शन में दिया गया है तो कर्नाटक हो जाएगा, अगर तेलंगाना ऑप्शन में दिया होता तो तेलंगाना हो जाता। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी ये नदी बहती है। ठीक है, और महाराष्ट्र से निकलती तो महाराष्ट्र में बहेगी। 4 राज्यों से होकर बहती है। चलिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? अगला प्रश्न है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये अगर हम बात करेंगे तो यह है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट उत्तराखंड राज्य में। ये भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम हुआ करता था हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको अभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। 1936 में इसका जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान करना। अब उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम के समय फसल कौन कौन से बोए जाते हैं, तो उसमें आपका आ जाता है चावल हो गया, ठीक है, कपास हो गया, फिर बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ये सभी क्या है, खरीफ फसल के मौसम है। तो यहाँ आंसर खरीफ मौसम के फसल है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट, ठीक है। खरीफ मौसम के फसल जो है चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ठीक है। गेहूं, सरसा, जौ, तना, ये जो जौ, चना, ये सभी जो है रबी फसल के क्या है, फसल, रबी मौसम के जो है फसल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सूरत, नवसारी, भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? तो ये सभी शहर जो है हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, याद रखिएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य का है, ठीक है। कौन से इसमें से भौतिक राशि के मात्रक जो है एसआई पद्धति में जो वही है जो कार्य की होती है। तो कार्य की क्या होता है, कार्य का होता है जूल। तो जूल इसमें से किसका हो जाएगा, तो ऊर्जा का भी हो जाएगा। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, इन दोनों का मात्रक सेम होता है जूल। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में उपयोग किए जाने वाला कौन सा फाइल प्रकार अल्प विराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल बनाता है जिससे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशनों द्वारा पढ़ा जा सकता है? तो उसको हम कौन सा एमएस एक्सेल के फाइल कहते हैं? तो वो कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट हो जाएगा CSV फाइल, ठीक है। CSV फाइल प्रकार जो है यह अल्प विराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल बनाता है। तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो मेंडल की अगर हम बात करेंगे तो इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन्हें जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स हो जाएंगे, आंसर इसका सी ऑप्शन, ठीक है। जेनेटिक्स के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। और अगर हम बात करें भूगर्भ शास्त्र के जनक तो उनका नाम है जेम्स हटन। जेम्स हटन जो है भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी के जनक हैं, ठीक है। भारत शरीर क्रिया शास्त्र के जनक कौन है? तो क्लाउड बर्नार्ड हैं, क्लाउड बर्नार्ड हैं, याद रखिएगा। और जीव शास्त्र यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के, तो उनका नाम है अरस्तु, ठीक है। चलिए, पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? और यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करते हैं। तो वो चीज क्या होती है, उसका नाम क्या होता है? तो उसको कहा जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल मतलब आंसर सी ऑप्शन, हिंदी में इसको कहते हैं हरित लवक, हरित लवक कहा जाता है। चलिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। लकड़ी के छिद्र करने वाला सिप वर्म इनमें से कौन सा है? तो देखिए, टेरिडो जो होता है, टेरिडो, ठीक है। टेरिडो क्या होता है? ये एक मोलस्का का जंतु है जिसे सामान्य रूप से सिप वर्म कहा जाता है, जो कि लकड़ी में छिद्र करके नुकसान पहुंचाता है। तो आंसर लिखा जाएगा 21 का ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कीमतों के कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की गई जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो कीमतों के कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की गई जीडीपी को अगर हम बात करेंगे तो इसमें वास्तविक जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट वास्तविक जीडीपी। अब देखिए, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा होता है वास्तविक जीडीपी। तो वास्तविक जीडीपी को इस प्रकार कहते हैं, आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए, चेरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चेरी नृत्य जो होता है राजस्थान की महिलाओं के द्वारा करा जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। यहाँ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद विलायत खान प्रसिद्ध भारतीय वाद्य यंत्र सितार से संबंधित है, सितार बजाते थे। तो आंसर बी ऑप्शन है। विंग्स ऑफ फायर भारत की किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राइट आंसर है, पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना के रूप में जागृत रहता है, किस भावना में जागृत रहता है? तो यहाँ पे स्वाभाविक हो जाएगा, ठीक है, स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। चलिए, ये हो गया हिंदी के। अब देखेंगे हम GS के क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, सितंबर 2024 में ओलंपिक पदक विजेता मानु भाकर को किस मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? तो ये बनाया गया है पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर इसकी बनी है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 52।
क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, इसकी स्थापना की गई है पटना में, बिहार में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। सितंबर 2024 में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है, ये चीन में आयोजित हुआ था। पहली बात, चीन में आयोजित इसका हुआ था और इसमें किताब जो है चीन को पराजित करके भारत ने जीता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर इसमें चाइना था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए कोई करंट अफेयर से मैंने 5 वीडियो अपलोड किया है, आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ संबंधित है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की स्थापना पाल शासकों ने किया है? पाल वंश के शासक की बात करेंगे तो धर्मपाल आते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के शासकों ने किया है? सॉरी, विश्वविद्यालय होगा। तो पाल वंश के शासकों के द्वारा जो पाल वंश के शासक का स्थापना किसने किया है? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल संस्थापक रहा था धर्मपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। 8वीं सदी के अंत या 9वीं सदी की शुरुआत में वर्तमान बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है निर्माण ये स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। चलिए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसके विभाजन की घोषणा किया था? तो कर्जन के अनुसार जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने कहाँ पर जो है भारतीय ध्वज फहराया था? तो इन्होंने जो है, अगर हम बात करें मैडम भीकाजी कामा की, तो इन्हें भारतीय क्रांति की मां के रूप में ये विख्यात हैं। और इन्होंने जो है जर्मनी में अपना, जर्मनी के एक शहर है स्टुटगार्ट, तो वहां पे इन्होंने समाजवादी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन था, तो वहीं पर इन्होंने 1907 में झंडा फहराया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? इसमें से कोई अनुच्छेद 17 में दिया गया उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 14 दिया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन, 15 दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार और 19 दिया गया है वाक स्वातंत्र और स्पष्ट विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण। इसमें से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित है? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो डी पार्ट सही है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का जो दिया गया है ये सही है, बाकी सारे जो है वो असुमेलित दिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का जो है दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। सही ऑप्शन इसमें डी पार्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? केंद्र सरकार का विधायी अंग इसमें से अगर देखा जाए तो संसद होगा। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो इन्हें अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनको सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करती है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 62, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में जो है स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है ये बताना। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर बी पार्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में जो है अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, जो वहीं पर उद्गमित होती है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाची गांव जो पड़ता है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल इसमें से गेहूं हो जाएगा। ठीक है, गेहूं के अलावा धान की भी फसल होती है, निर्वाह फसल का उदाहरण है। ठीक है, गन्ना जो है, गन्ना आपका इसमें आता है नकदी फसल के अंतर्गत। तो आंसर बी ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? इनमें से तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चाल का एसआई मात्रक पूछा गया। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, आंसर सी ऑप्शन राइट है।
ये किस प्रकार की राशि है, तो ये अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न है जीपीआरएस का फुल फॉर्म बताना है। जीपीआरएस जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसका फुल फॉर्म बनता है। ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से पर्याप्त मात्रा न मिलने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो सूर्य के प्रकाश अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो वहाँ पर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। चलिए पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे क्या भरेंगे, तो पोषक तत्व की अगर हम बात करेंगे तो पोषक तत्व वह रसायन होता है जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पौधों की, तो पौधों में 17 तत्वों का अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें से अगर बात करेंगे तो उसमें एच आता है, ठीक है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। तो ये सभी तत्व जो है पौधों को चाहिए और इन पोषक तत्वों की आवश्यकता वृद्धि के लिए होती है, जिनकी आपूर्ति मिट्टी, जल और वायु के द्वारा किया जाता है। तो मिट्टी, जल और वायु भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए घेंघा रोग में किस ग्रंथ के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है, तो वो किसमें वृद्धि होती है घेंघा रोग में, तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है जिसे थायराइड ग्रंथ से स्रावित करने के लिए जो है प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या फिर TSH जिसको कहते हैं होता है। तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथ के अगले भाग में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए निम्नलिखित में से किसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है, इसमें से एंजाइम के रूप में इसमें से अगर देखा जाए तो जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एंजाइम किसके रूप में जाना जाता है, जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को संदर्भित करता है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी कर देंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान जिसे कथक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ये नई दिल्ली में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, भीमबेटका की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रंस निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यासकार को, इसके लेखक का उपन्यास कौन है, ठीक है, किस लेखक का उपन्यास है ये बताना। मिडनाइट्स चिल्ड्रन, तो इसके अगर बात करें तो ये इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।